अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो हाउसिंग सोसाइटी में जो शिकायतें रहती है, कंप्लेन रहती है, उसका कैसे निवारण करें, रेड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इस विषय को लेकर आ रहे हैं हमारे सीनियर एडवोकेट और हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स हो, तमाम स्टेक होल्डर्स हो, उनकी आवाज बुलंद करने वाले एडवोकेट विनोद संपत साहब। प्लीज वेलकम विनोद जी। ये जो टॉपिक मुझे दिया गया है, डिस्प्यूट्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेसिकली देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नथिंग बट एन ओशन ऑफ करप्शन. बाय करप्शन आई मीन ईगो क्लैशेस, स्पीड मनी, नॉन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, डबल स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स. आज यहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स अभी है अपने सामने. दिल से आपके पूछिए 65 पार्टिसिपेंट्स जो है इधर बैठे, कितने जन को रजिस्ट्रार से खुशी मिली है? ऑर्डर अच्छा आता है, खुश होते हैं अपने फेवर का, तो ऐसा देखे तो 32 जन जरूर खुश होंगे. पर वास्तविकता में देखा जाए तो क्या ये ऑर्डर लेने के लिए जो मेहनत करते हैं, क्या वो वर्थ है? अभी हमारे स्पीकर जी ने बताया कि इलेक्शंस के बारे में. आज 50,000 सोसाइटी में देखे जाए तो कितने डिस्प्यूट्स है इलेक्शन के? बहुत ही मामूली. आज इसके लिए ये क्या लिमिटेड कंपनी है कि जिसका कारोबार है, किसी को पैसा मिलता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट में किसी को पैसा नहीं मिलता है ईमानदारी से रहने वाले लोगों के लिए. ये कोई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं जहां मुनाफा है. मैं मानता हूं 100, 200, 500, 1000 सोसाइटीज में इलेक्शन ठीक तरह से नहीं हो रहे हैं, तो वो 100, 200 सोसाइटीज के लिए 50,000 सोसाइटी में ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लाने कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इसको गाओ, और हर चीज का ब्रह्मास्त्र एक ही है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार. और आपको 12 बजे को भी बोलेगा दोपहर का 12 बजे, तो अपने को मानना पड़ता है. आज आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हो तो आपको बोलने का मौका 2 मिनट से ज्यादा का मिलता नहीं है. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रजिस्ट्रार एक ही डायलॉग बोल देगा कि आपको जो बोलना है वो आपने लिख के दे दिया है ना, तो आप हाँ ही बोलने वाले. अभी मिसाल के तौर पे देखिए इनकम टैक्स. आप इनकम टैक्स में करोड़ों रुपए का टर्नओवर है आपका. कितनी बार आपको इनकम टैक्स ऑफिस में जाना पड़ता है आपके रिटर्न या असेसमेंट के लिए? वो फेसलेस असेसमेंट हो सकता है ऑल ओवर इंडिया. तो क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में पांव भी चढ़ने पड़े? व्हाई कैन नॉट दैट बी फेसलेस सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स? हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पीआरओ की जरूरत ज्यादा है, नॉट दी ऑफिसर्स. ऑफिसर्स की उतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज पहली बात तो मुश्किल से कोई पेपर पढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है. आज एक मेंबर पेटिशन देता है तो क्या वो मेंबर की पेटिशन पूरी पढ़ी जाती है? वो तो डेलिगेट ही की जाता है. तुला काय वाटते मध्ये कोऑपरेटिव ऑफिसर ज्युनियर ऑफिसर बोलेल असं आहे तर रिपोर्ट बनवून माझ्याकडे आणते. ते ये सिस्टम से मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर्क जाते हैं. माय व्यू इज bulk of the problems in cooperative society are not real problems. I am sharing my experience of so many years, 40 years in this field. 90% of the problems in cooperative societies are nothing but ego issues. आज डिपार्टमेंट अगर चाहता है तो पहली बात तो उसको असेसमेंट ही बंद करना चाहिए कि कोई भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, कोई भी इंडिविजुअल को मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है. तुमको जो भी क्वेरी है आप एक मेल भेज दो, एक फुल टाइम पीआरओ रख लो, जिसको भी है. आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उन लोग के हेल्पलाइन है, उसमें आप कभी भी रात को 12 बजे भी फोन करो, उन लोग उसका जवाब देंगे. तो ऐसा अपन क्यों नहीं कर सकते कि आपका जो भी प्रॉब्लम है दोनों पार्टी को बोला जाए कि तुमको जो कहना है, जो भी कहना है, आपकी पॉइंट सही है गलत है, उसमें डिपार्टमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग. आप 1 या 2 पेज में वो लिख के हमें भेजिए. जब लिख के भेजते हैं हाईकोर्ट में आप जाइए, कितने भी 500 पेज की मैटर है या 1000 पेज की मैटर है, 5 मिनट में कई बार जज उसका फैसला सुना देते हैं. तो वो लेवल पे जब काम हो सकता है जहां करोड़ों रुपए इन्वॉल्व है, तो यहाँ धक्के का क्या फायदा क्या है? आज एक सिंपल मिसाल देता हूं. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिसर है ना, सोसाइटी का इंस्पेक्शन के लिए आता है. पहली बात, उसके लिए भी आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं.
और जब वो आना चाहता है तो लेटर में क्या लिखता है, मैं 11 से 5 के बीच में आऊंगा तो तुम उधर हाजिर रहना। कमिटी वाले क्या सोसाइटी के नौकर है? उनका क्या काम धंधा नहीं है? आज एक कोऑपरेटिव ऑफिसर के लिए वो 11 से 5 घर पे बैठे रहे या सोसाइटी के ऑफिस में बैठे रहे, ऑफिस कॉमर्शियल प्रीमाइसेस है, तो क्या ये जरूरी है? जो तुम्हारा ऑफिसर या आई विल से कोऑपरेटिव ऑफिसर या कोऑपरेटिव क्लार्क जो काम करने वाला है, why don't you summon the CA and get that information from the ऑडिट फॉर्म में? आपका ऑडिट का फॉर्म है, उसमें मेंबर को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और के साथ सोसाइटी के मेंबर्स को थोड़ा होमली फील होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय देम, और एक पर्सनल बॉन्डिंग रहता है, फेथ भी होता है, और वो उसका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है। क्या ये लफ्ज अपन कोऑपरेटिव ऑफिसर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके दिल से पूछिए ये। आज जितना काम गलत कर इस तरह से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में कई बार देखा जाता है, वो आश्चर्य भी लगता है। मैं मेरे कैरियर के थोड़े केसेस आपको सुनाता हूँ। एक रजिस्ट्रार महोदय ने 2 सोसाइटीज थी, ए और बी, मैं नाम कहता हूँ। चेंबूर की सोसाइटी है, ए मेंबर में से 5 मेंबर को ले लिए सोसाइटी में से, और बी मेंबर में से दूसरे 5 को ले लिए, और इसकी एक सोसाइटी बना दी। जब उसको पूछा गया कि ऐसा तुमने क्यों किया और कौन से कानून के बल पे किया, तो उसका जवाब था, मैंने तो ऑर्डर दे दिया, अभी तुम अपील में जाके जो करना है वो करो। आज ऐसे इतने एग्जाम्पल्स है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कि जितने मैं एग्जाम्पल देने को बैठो तो एक बोले ना, एक अलग सेशन ही हो जाता है। आज बांद्रा में एक मित्र परिवार करके सोसाइटी है, जहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिविजन जॉइंट रजिस्ट्रार वगैरह लोग रहते हैं। मैं आज से 40 साल पहले की बात करता हूँ, और वही सोसाइटी का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर को करना पड़ा था। जब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है तो दूसरे की क्या बात करें। अंधेरी में मीरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करके सोसाइटी है, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं। हर डिपार्टमेंट का आईएएस इज अ वेरी नॉलेजेबल ऑफिसर, और मुझे कहा गया है कि यही सोसाइटी में, आईएएस की सोसाइटी में, उन लोग 25,000 से ज्यादा का ट्रांसफर चार्जेस लेते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक क्लाइंट मेरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरी क्लाइंट, उसको डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना था, और रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कहा गया कि नहीं आप इसका XYZ ऑफिसर का परमिशन लेके आओ, अपने आईएएस ऑफिसर है, बाद में हम करके देंगे। और मैंने मेरा क्लाइंट को बोला इस तरह से है, ये मेरे को आंसर मिला है। वो बोले कोई वादा नहीं, मैं ऊपर से करवा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फॉर दिस सच मैटर दे हैव टू गो टू चीफ मिनिस्टर, इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। एंड पोलाइटली इन लोग कई बार ऐसे रास्ते निकालते हैं ना कि आपको ताज्जुब लगेगा। लेट मी शेयर विद यू, एक्चुअली आई शुड नॉट शेयर, but I don't mind sharing with you what I have been told. Rightly, wrongly, I don't know. सीएम साहब ने आईएएस ऑफिसर्स को बुलाया और ये एमपी को भी बुलाया, और ऑब्वियसली एमपी का वेटेज ज्यादा होता है। तो पहले एमपी को पूछा गया तुमको क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी के साथ। तो एमपी ने कहा कि मैंने फ्लैट परचेस किया है, पैसा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, और मैं चाहता हूं कि मैं चाहती हूँ कि ये फ्लैट मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए, और मैं किराए में देना चाहती हूँ। तो सोसाइटी वाले मेरे को एनओसी नहीं दे रहे और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो सीएम साहब ने पूछा इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है आपका? तो अपनी क्लाइंट ने बोला नहीं है। फिर बाद में उन्होंने आईएएस ऑफिसर्स को पूछा कि साहब आपका क्या प्रॉब्लम है आप लोग का? पहला कशाला तुम्ही ये त्रास देते, तुम्हाला काय प्रॉब्लम आहे? So I am told, I don't know whether it is true or not, but this is what I am told, I am sharing. तो ये कहा गया है की बघा साहेब, आम्ही आहे ना सोसायटीमध्ये प्रत्येक ट्रान्सफर मध्ये एवढे लाख रुपये घेतलेले आहे, आणि आम्ही मॅडम जे नाही घेणार तरी आम्हाला सगळे मेंबर्सचे पैसे परत करायला पडतात, आणि जेवढे पैसे आमच्या सोसायटीमध्ये झाले आहे नाही, कारण आम्ही ते सगळे खर्चून टाकले। तो अभी देखो पॉलिटिशियन का दिमाग कैसा चलता है, उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये सही है गलत है मुझे मालूम नहीं। दोनों पार्टी को सुनने के बाद में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स है आपके? बोला नहीं है। जो निकालते हैं उसका भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। तो सीएम महाशय ने ऐसा बोल दिया कि ठीक है, आपका इतना ही प्रॉब्लम है ना, तो आप इनका नाम फ्लैट पे ट्रांसफर कर दो, इनको एनओसी दे दो, और जो पैसा आपको देना है, इनके पास से लेना है ना, वो मैं दे दूंगा। अभी कौन से ब्यूरोक्रेट में इतनी पावर है
तो सीएम को बोले मेरे को पैसा लाओ सोसाइटी का ट्रांसफर के लिए। सो समटाइम्स दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर कमिंग। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने पर्सनली मेरी आंखों से देखा हुआ है। आज छोटे मोटे लोग कोई कुछ बात बोलते हैं तो अपने को समझ में आ जाती है कि चलो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है या है, पर ये सोसाइटी के लेटर हेड मैंने पर्सनली देखे हैं। वो सब जन ने खुद के नाम सोसाइटी के लेटर हेड पे लिखा है आईएएस एक्स डिपार्टमेंट, आईएएस वाई डिपार्टमेंट, आईएएस जेड डिपार्टमेंट। This is the culture of one of the societies where IAS officers are staying. और उन लोग की सोसाइटी का ये एक एग्जांपल दिया। दूसरा पेपर में मैंने पढ़ा है कि वही सोसाइटी, उसमें ब्लूप्रिंट पे पुलिस ने उधर रेड मारी और पकड़ी क्योंकि मेंबर लोग ने फ्लैट किराए पे दे दी है। सो द लेवल विद व्हिच इट इज गॉन कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। आज as senior advocate practicing for so many years, मेरा 1983 का सनत है, 83 की मेरी सनत है, आज ऑलमोस्ट 40 इयर्स होने आए। शुरुआत में जब ऑर्डर फेवर में मिलते थे बहुत ज्यादा खुशी होती थी, आज भी खुशी होती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर कई बार जब ऑर्डर पढ़ते हैं वी कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स। मैं आप में से 60 इधर के पार्टिसिपेंट्स है, अप्रोक्सीमेटली 60 पार्टिसिपेंट्स अभी सुन रहे हैं ये लेक्चर। मैं आप 60 को पूछता हूं कि आप में से एक जन की सोसाइटी एज पर रूल फॉलो करती है? मेरे को एक मेंबर बोले कि मेरी सोसाइटी रूल्स फॉलो करती है, तो मैं उसको 2 सवाल पूछ के उसको आपके सबके सामने मैं कन्विंस कर देता हूँ उसकी सोसाइटी रूल फॉलो नहीं करती। एक मेंबर सिर्फ मेरे को बोले कि मेरे सोसाइटी फॉलो करती है रूल्स। और जब रूल्स आर नॉट फॉलोड करप्शन इज बाउंड टू ऑकर। द इंटेंसिटी में वेरी ऑफ रूल बीइंग फॉलोड, बट डेफिनेटली देयर इज वायोलेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट। और ये जो चीज है, हु इज टू बी ब्लेम्ड? आई वुड ब्लेम द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बायलॉज है, बायलॉज आर अप्रूव्ड बाय लीगल डिपार्टमेंट and also by very senior officers. सुप्रीम कोर्ट कहती है bylaws do not have the force of law. ये आप में से कई लोग को मालूम भी रहेगा, but the point I am trying to tell you, having such a big department, so much infrastructure, so much power, so much legal backing, एक बायलॉ ऐसा था कि you could sell car parking spaces, तभी अपना रेरा का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने पर्सनली कमिश्नर को लिखा था कि सर हाउ कैन यू सेल कार पार्किंग व्हेन पंचायत जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेज दैट ईच मेंबर हैज पेड फॉर द कॉस्ट ऑफ फ्लैट, हाउ कैन यू अलाउ वन बिल्डर टू सेल अ पार्किंग स्पेस टू एक्स? एंड फाइनली दैट पर्टिकुलर बायलॉ गॉट अमेंडेड। आज अपने को सबको मालूम है उसके प्रोविजन में आ रहे थे कि हमको ये डिक्लेरेशन देने का, हमको ये फॉर्म देना है। अरे वो दूर जाने दो। आज आप सिर्फ एक बायलॉ का ट्रांसफर का एप्लीकेशन देखो, एक पेज से ज्यादा क्यों आपको जरूरत है? और इतने 50 फॉर्म लेने की क्या जरूरत है? आप एक पेज या 2 पेज में वो सब चीज सिंप्लीफाई कर सकते हो। अननेसेसरी यू वांट डाउट्स टू कम। आज हियरिंग मैकेनिज्म है या डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म है, 2-4 पीआर के जो है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के पहले दोनों पार्टी जो है जो पेपर देना है दे देवे। उसके लिए रजिस्ट्रार को मिलने की क्या जरूरत है? हर एक चीज का टाइमलाइन दे दो कि 7 दिन में तुमको देना है, 7 दिन में नहीं देना है। और बाई चांस आप 7 दिन में नहीं देते हो दोनों पेपर, अनकंडीशनल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंप्लेंट ₹X विल बी द पेनल्टी व्हिच विल बी गो टू द लीगल एड फंड ऑफ द स्टेट। तो ऑटोमेटिकली डिले का जो है वो वजह नहीं होगा। सेकेंड थिंग, वो चीज आती है बाद में, दोनों एक कंसिलेशन ऑफिसर के पास डिपार्टमेंट कह रहे हैं, दोनों को समझा करके तुम लोग एमिकेबली सॉल्व कर दो। और नहीं हो सकता है तो रमेश प्रभु जी का MSW है, हाउसिंग फेडरेशन है, वैसे कि थ्रू एक जूम पे ही मीटिंग रखो। मैं तो ये बोलता हूँ उन लोग को घर के भी बाहर मत बुलाओ, वो एक जॉइंट मीटिंग ले लो और उसमें उसको रिजॉल्व करवा दो। समझो दोनों पार्टीज आर इंसिस्टेंट एंड दे वांट टू फाइट, तो दोनों पार्टी को बोलो कि भाई तुमको जो बात करनी है वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स के रूप में दे दो। रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स के रूप में देने के बाद में रजिस्ट्रार को बोला भी एक नेक्स्ट हियरिंग पर आप रखो। हियरिंग भी कई के लिए रखना है, नॉट अ फिजिकल हियरिंग और नॉट योर मीटिंग। एक कॉमन क्वेश्चन रजिस्ट्रार और फाइल पढ़ के बोले कि तुमको क्या, इसको रजिस्ट्रार को क्या डिफिकल्टी है, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो दोनों पार्टी को बोलो हमको ये इंफॉर्मेशन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की ओर से चाहिए, 2 पेज से ज्यादा में आप मत भर के दो।
आज इस तरह का सिस्टम रखे एंड एवरीथिंग हैज टू बी फेसलेस। मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर फेसलेस सिस्टम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आ जाएगी 6 महीना, बहुत 12 महीना, बहुत ही ऑपोजिशन होएगा। ऐसा एक रजिस्ट्रार नहीं रहेगा जो मेरा बिल्स को सपोर्ट करेगा। पर 6 महीना या 12 महीने के बाद में 99% there will be so much transparency of the number of disputes. Automatically they will go down by, I would say, from by more than 60% of the disputes will go. आज क्या है, हमारे पास एज एन एडवोकेट, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं पहला एक ही सवाल पूछता हूँ कि इंडिविजुअल है कि सोसाइटी है। और वो कहेगा कि मैं इंडिविजुअल है तो उसकी पूरी बात सुने मगर मैं उसको कह देता हूँ कि तू जीत जाएगा, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यकीनन इफ यू नो द प्रॉपर प्रोविजंस ऑफ लॉ, there is every possibility that individual will win against the society, because society जो है it is a group of people, और जो इंडिविजुअल है उसके हाथ में बैट है, वो बॉल कोई भी डायरेक्शन में मारेगा, किसी का काज छोड़ के वो आ जाए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और सोसाइटीज ने इतनी गलतियां देखी है मैंने मेरे लाइफ में कि द लेस द सेट द बेटर इट इज, एंड नो वन वांट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज द मेन थिंग। आज सबको मालूम है बिल्डर पार्किंग बेच नहीं सकता है, तो व्हाई आर यू नॉट पुटिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन बिल्डर? आज सबको मालूम है कि लॉ में इमीडिएटली कन्वेंस का प्रोविजन है, तो तुमको काय को डीडीआर के वहां जाके स्पीड मनी देना है या उधर जाके फॉलो अप करना है? अगर स्टिपुलेटेड टाइम में कन्वेंस नहीं दिया गया तो स्टेट में सेंड दैट बिल्डर टू जेल। व्हाई आर यू बीइंग सॉफ्ट ऑन हिम? स्टेट में आप उसको जेल का ही प्रोविजन बताओ, 4 महीने के अंदर कन्वेंस नहीं करता है, स्टेट से विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड ऑल द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स विल बी इम्प्रिजन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है। जब तुमको मालूम है ये बिल्डर ने इस तरह से नहीं किया है तो स्टेट वे व्हाई डोंट यू स्टॉप हिज ब्लैकलिस्टिंग फ्रॉम डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी? आपका सोसाइटी का फॉर्म भरने के लिए 10 पेज के उन लोग ने फॉर्म मांगे हैं, तो उनसे जब बिल्डर को जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो, सोसाइटी का पहला फ्लैट बिकता है, तो गवर्नमेंट उसमें भी एक पेज में डिटेल्स मांग लेंगे, कितने प्रोजेक्ट बनाए, कितने का ओसी दिया है, कितने का कन्वेंस दिया है और कितने टाइम में वो देने वाला है। वो पेज देख के ही उन लोग परचेजर डिसाइड करेगा। आज अपने कंट्री में प्रॉब्लम क्या है कि लॉज इतने हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन, डू यू थिंक it is systematic implementation is that there is hardly any implementation of the laws. आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स है कि the less the state the better it is. नॉमिनेशन के प्रोविजंस में आपको बताऊं, आप में से यहाँ 60 मान लो 60 जितने जन बैठे हैं, वेरी फ्यू पीपल विल बी अवेयर। अगर नॉमिनेशन फॉर्म मेंबर सोसाइटी को नहीं भी देता है, देन ऑल्सो दैट नॉमिनेशन, सपोजिंग मैंने फिल किया और मेरे घर में मैंने रखा है, सोसाइटी को दिया भी नहीं, तो भी दैट नॉमिनेशन इज वैलिड। ओनली कंडीशन क्या है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्यूट इन द फैमिली। इट इज जस्ट अ टेक्निकलिटी के वो फॉर्म सोसाइटी में देता है, सोसाइटी के फॉर्म में अपने रजिस्टर में एंट्री की जाती है, नॉमिनेशन रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ऐसी एक मैटर गई थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने क्या कहा कि सोसाइटी के पास फॉर्म है या तुम्हारे पास फॉर्म है तो उसमें फर्क क्या गिरता है? सोसाइटी का कानून कहता है कि ड्यूज ऑफ मेंबर्स शुड बी क्लियर ट्रांसफर के लिए, बहुत अच्छा इरादा है, पर जब यही चीज जब हाईकोर्ट में आती है तो हाईकोर्ट उल्टे कैसे बोलता है, ड्यूज दिया या नहीं दिया क्या फर्क गिरता है? अगर मान लो फ्लैट नंबर 101 है, क्योंकि 101 से अपन सबको बहुत ज्यादा प्यार रहता है, 101 फ्लैट ट्रांसफर किया, ए ने बी को किया, व्हाई आर यू स्टॉपिंग द ट्रांसफर ऑफ बी? कॉमन ग्राउंड दिया जाता है कि 2 लाख रुपया देना बाकी है, ये ग्राउंड दिया, एक एग्जांपल के तौर पर बताया गया। तो हाईकोर्ट क्या कहती है, चलो आपकी बात में दम है, हो सकता है 2 लाख रुपए बाकी है, पर आप ट्रांसफर क्यों करते हो? ट्रांसफर क्यों रोक रहे हो? इमीडिएटली आप उसके साथ रिकवरी एक्शन लो, कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ या किधर भी जाओ, वो जाके तुम वसूल कर लो। व्हाई आर सोसाइटी पीपल लेजी फॉर रिकवरिंग मनी फ्रॉम मेंबर्स? There are many reasons. आज की डेट में 21% कौन दे रहा है इंटरेस्ट? जब सोसाइटी के बायलॉज जब बने थे उस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था और आज इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो उस वक्त 21, अभी 21% or maybe of the wisdom, but अभी there is no need to give interest more than 15% or 12%। रेरा जैसे अथॉरिटी भी स्टेट बैंक के इंटरेस्ट से 2% ज्यादा रखते हैं।
तो इस तरह से जो वर्किंग का रवैया जो अपन सोचते हैं, समझते हैं और वास्तविकता होती है, उसमें एंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट है उसमें. एंड most of the things what we are looking in books and how it is really reflected is entirely different. I will share some of the few things. पहली बात, to the persons who are adjudicating these problems, 99% of them are not advocates. इसके लिए कोऑपरेटिव कोर्ट का बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में ट्वीट फाइल की थी कि the persons who are looking in the legal matters of the cooperative department, like transfer, like recovery, membership, etc., they should have law background. और वहां पे डिपार्टमेंट ने क्या जवाब दिया कि हम लोग का जो कोर्स रहता है ना, उसमें 1 घंटे का लीगल का कोर्स रहता है और उसका ट्रेनिंग हमको दिया जाता है, सो वी आर कॉम्पिटेंट. अभी 1 घंटे में कोऑपरेटिव का लॉ सीखना क्या पॉसिबल है? अनफॉर्चुनेटली जब भी वो मैटर हियर की गई है, तभी उन लोग ने बोला वी आर डूइंग टेकिंग स्टेप्स, और वो बात को आज 5 साल हो चुके हैं. इसलिए द वर्किंग एटमॉस्फेयर, द अप्रोच इज एंटायरली डिफरेंट. नाउ यू लुक एट इलेक्शन. अभी उदय जी ने इलेक्शंस के बारे में लेक्चर दिया, मैंने भी थोड़ा बहुत उसका सुना. इरादा अच्छा है कि वन शुड फॉलो लॉ, वन शुड बी दिस. But my question is, what is the need of so much technicalities? एक मेंबर को पास जावे, एक सोसाइटी का एक मेंबर होना चाहिए, ये कोर्स करो, ये करो. अब आदमी कई आज की तारीख में ऐसे भी पेरेंट है, उसको मालूम है उसका बच्चा कौन सा स्टैंडर्ड में है, क्या कर रहा है, तो ये इलेक्शन के लिए ये कोर्स करो, उसके लिए बायलॉस पढ़ो. आज मैं आपको पूछता हूँ, 67 जन में से कितने जन ने पूरे बायलॉस पढ़े? आज जो बायलॉस का इम्प्लीमेंटेशन है वो तो दूसरी बात है. बायलॉस भी पढ़ा रहेगा तो एमसीएस एक्ट कितना ने पढ़ा है, एमसीएस रूल्स कितना ने पढ़े, दूसरे लॉ की तो मैं बात नहीं करता. आज look at the problems that are conducted in elections. I can understand sugar factories के जहाँ पैसे का स्टेक है. हाउसिंग सोसाइटी में क्या है? कुछ नहीं है, एक सिंपल मैनेजमेंट करना है, टाइम आपके पास होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द पीपल इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज डोंट हैव टाइम. जो है उसके पास उतना फुर्सत का टाइम है कि छोटी छोटी चीज में भी उन लोग ऐसे सब चीज निकालते हैं. और मैं मेरी लेक्चर्स में और कई जगह कहता हूँ कि जिंदगी में किसी से डरना है ना, तो रिटायर्ड आदमी से डरो, बिकॉज ही हैज गॉट द वेल्थ ऑफ टाइम एंड यू कैन नॉट मैच दैट पर्टिकुलर थिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सोसाइटी के रूल्स में इतनी गलतियां निकाल सकते हैं, द लेस द सेड द बेटर इट इज, एंड नो वन वांट्स टू इंप्रूव. अभी मेरे टॉपिक के बारे में थोड़ी बात करूँ, तो कौन सी चीज में कहाँ जानी चाहिए. सबको आज शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट का वन पॉइंट कम्युनिकेशन इज रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार क्या करता है? बोलता है ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देता हूँ. अभी आप उसको बोलो ऑथराइज्ड ऑफिसर, वो मैं बैठा दूंगा, वो तुम्हारा काम कर देगा. रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, अपन बगू मैं क्या करते. आप धक्के खा के थक जाओगे, बट द चांसेस ऑफ थिंग्स गेटिंग मटेरियलाइज्ड आर लेस. नो डाउट होते हैं काम, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होते, बट दैट इज वेरी लेस. कल का मतलब होता है यस्टरडे और टुमारो. इसलिए कल आज और कल धक्के खाते रहो, थक जाओ, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या तो आपका सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अच्छे धक्के खाने के बाद. तो रजिस्ट्रार के पास कौन सी चीज के लिए जा सकते हैं? सोसाइटी कुछ गलत तरीके से बनाई गई है, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, मेंबरशिप नहीं दी गई है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है, एक्सेस प्रीमियम ट्रांसफर पे लिया गया है, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया है, सोसाइटी अगर मेंबर से पेमेंट नहीं ले रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखे गए हैं. तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते. ये तो थोड़े एक झलक दी थी मैंने. इसके अलावा भी कई छोटी मोटी चीज है. अकाउंट्स की कॉपीज नहीं बनाई गई है, दी नहीं गई है, पैसे सोसाइटी के जो है वो बराबर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं किया गया है, डिफॉल्टर को कमिटी में लिया गया है, ऑडिट के बारे में कुछ जो है रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फाइल नहीं किया है, नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया है, मेंबरशिप नहीं दी गई है.
जनरल बॉडी नहीं बुलाई गई है, मैनेजिंग कमेटी नहीं बुलाई गई है, इस तरह के मैटर सिर्फ रजिस्ट्रार के पास जाते। अब आपको एक सिंपल चीज मैं बोलूं, आज इसमें से एक भी चीज है, मैंने सपोजिंग आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी और मैं बोलता मैंने नहीं किया, जाओ मुक्त है ऊपर, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकते? रजिस्ट्रार के पास एक ही पावर है, मैं कमेटी को डिसॉल्व करूंगा, मैं तुमको डिस्क्वालीफाई करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको फाइन लगाऊंगा, मेरा डायरेक्शन फॉलो नहीं करना। अब ये चीज करने के लिए जब भी पहली बार आप जाते हो मेंबर के रूप में, तो व्हाई आर यू नॉट मेंशनिंग द एक्शन दैट विल बी टेकन बाय द रजिस्ट्रार? फॉर एग्जांपल, मेरा शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो उसी वक्त पे वो नोटिस में आना चाहिए कि अगर तुमने, ये कानून के प्रोविजन है, आपको इसको शेयर सर्टिफिकेट इतने टाइम में देना है और नहीं देंगे तो आपको डिबेयर भी हो सकते हैं, और आपको अगर नहीं देंगे मेरे ऑर्डर के बाद में 100 रुपया प्रतिदिन का मेरा फाइन भी लग सकता है। तो इस तरह का रजिस्ट्रार का चिट्ठी आएगा तो ऑटोमेटिकली मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स जो है वो एक बार करके सोचने का ऑटोमेटिक कर दें। सेकेंड थिंग, बायलॉज के बारे में इतनी चर्चा करते हैं तो मेरा रिप्रेजेंटेशन है MSWA से, हाउसिंग फेडरेशन से और सब लोग से, you get it incorporated in the bylaws itself that if the society without reason fails to comply with the so and so 1 2 3 4 5 6 100 200 500 जो भी चीज है, per day fine of rupees so much will be payable by each and every managing committee member responsible for the same. मानो कोई ट्रांसफर है, सोसाइटी ने 25,000 के ऊपर पैसा लिया, तो ऐसे ही रूल डाल दो तो 25,000 के ऊपर देंगे लेंगे तो उतना ही पैसा मैनेजिंग कमेटी के पास से भी वापस जमा किया जाएगा इन द नेचर ऑफ फाइन और एटलीस्ट समथिंग 50,000 रुपीज। तो ऑटोमेटिक ये मस्ती है ना, वो ऑटोमेटिक कम हो जाए। पर ऐसा डिपार्टमेंट को करना ही नहीं है, बिकॉज डिपार्टमेंट डज नॉट वांट द रियल सॉल्यूशंस ऑन मेनी टॉपिक्स। आज कन्वीनियंस बिल्डर ने नहीं दिया है, तो व्हाई आर यू नॉट अवॉर्डिंग पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट समथिंग लाइक दैट एट द टाइम ऑफ ऑर्डर? No one can dispute the fact that builder has to execute conveyance. Most of the time, builder never executes this thing. आज ऐसा कुछ ऑर्डर में लॉ में प्रोविजन लाओ, मैं सिर्फ कोऑपरेटिव एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल लॉज। जितना पैसा बिल्डर ने जमा करके लिया है उसका 25% या 10% पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में आप जमा करो और बाद में ही जो है आपको पैसा वापस मिलेगा जब भी आपने कन्वेंस दे दिया। आई वुड से दैट वे, व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ सोसाइटी, व्हेन यू आर परचेजिंग अ फ्लैट, जैसे अपना TDS कट के गवर्नमेंट के पास जाता है, उसमें से एक परसेंटेज पैसा ले लो बिल्डर के पास से और वो पैसा गवर्नमेंट में बॉन्ड में रखो या कुछ भी रखो और उसका इंटरेस्ट भी बाद में बिल्डर को दो, बट ही हैज टू ब्रिंग द बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ही हैज टू गिव पोजीशन ऑन टाइम एंड ही हैज टू एक्जीक्यूट द कन्वेंस, और वो कन्वेंस होने के बाद में वो पैसा उसको वापस दिया जाएगा। ऐसा अपन लॉ करेगा तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली गो। अभी रेरा का रूल आया है, रेरा में हु इज हैप्पी विथ रेरा? पैसा कौन सा बिल्डर दे रहा है वापस? आज तुमको पेपर टाइगर का ऑर्डर मिल जाएगा कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। व्हाई इज प्रोजेक्ट कॉस्ट नॉट लेविड ऑन द बिल्डर्स? अभी इन लोग को कंज्यूमर फोरम में इतनी ताकत है, मैं तो ये कहता हूँ कंज्यूमर फोरम का आपको सही इस्तेमाल करने को आए तो you can make wonders, because आज managing committee members are also responsible for the affairs of the society और स्टेट के उन लोग को भी फाइन हो सकती है और ऐसे ऑर्डर्स भी है कि कंज्यूमर कोर्ट्स हैव हेल्ड मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल। सेकेंडली, फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल, और ये होता भी है। आप में से जिन लोग को कंज्यूमर कोर्ट के बारे में मालूम है, उसका फंक्शनिंग का बड़ा स्लो है, वो भी मैं मानता हूँ, और कई बार इतने अच्छे जल्दी ऑर्डर भी आते हैं। मैं मेरा ही एक ऑर्डर बोलता हूँ एनवायरमेंट मैनुअल का, कन्वेंस का मैटर था, 128 दिन में मैंने ऑर्डर लिया विथ लीगल कॉस्ट, इतना फास्ट मिल गया था मेरे को। तभी लक अच्छे थे, एक भी मैंने इंप्रूवमेंट नहीं लिया, सामने वाले ने नहीं लिया, और 128 डेज में हमने ऑर्डर ले लिया।
एनीवन इट्स काफी जगह पे भी ये पब्लिश हुआ है और सबके पास है, किसी को चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप करके बोलते हैं कि मुफा को भी स्क्रैप कर डालो। और ये प्रपोजल जो है कोऑपरेटिव कमीशन के थ्रू व्यूज मांगे गए हैं गवर्नमेंट का, नो डाउट। रमेश जी, हाउसिंग फेडरेशन, बॉम्बे थाना, सब इसका जम के विरोध करने वाले हैं। बट द नीड ऑफ द डे इज, जब रेरा एक्ट में खुद लिखा गया है मुफा के बारे में, इसमें क्लियर कर लिखा है, और रेरा को कुछ अमेंडमेंट करना भी है तो यू हैव टू गेट इट ऐसे पास लोकसभा राज्यसभा मुफा में पास करना है, तो राज्यसभा राज्यसभा विधानसभा में पास करना है, तो उतना आसान नहीं है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, लॉ में प्रोविजंस काफी चीज के है, बट व्हेन इट गोज टू इम्प्लीमेंटेशन इट इज जीरो, और not worth talking. Zero is not the correct word. It should be hardly to the satisfaction of the consumer. और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से यू कैन टेक इट अप इन कंज्यूमर कोर्ट, आई हैव नो हेसिटेशन इन सेइंग, और उसमें फाइन भी होती है। आज मोबाइल टावर लगा है, आप लोग में से किसको, कितने जन को मालूम है कि जिसका डिविडेंड आता है वो मेंबर को देना चाहिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ, वो लाइसेंस लेने पड़ते हैं। More than 50% of the mobile tower as per the study are illegal. तो उसके लिए सोसाइटी के ऑफिस पर क्या करते हैं, वो तो उल्टे का परमिशन देते हैं, ऑटोग्राफ साइन करते हैं। और बीएमसी भी, रमूज में अपन बोले बीएमसी को तो बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ करप्शन है, उन लोग को सब मालूम है, फिर भी उन लोग इसमें भी कुछ एक्शन नहीं लेते। ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी कुछ 20 लाख का शायद आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑर्डिनरी बीएमसी का ऑफिसर गॉट कॉट फॉर टेकिंग सम 20-30 लाख रुपीज, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा। तो जब ऐसे लेवल पे, लोअर लेवल पे इस तरह के पैसे मांगे जाते हैं, तो यू कैन वेरी वेल गॉज व्हाट विल बी द थिंग एट द स्टेज ऑफ डीम कन्वेंस। ये डीम कन्वेंस में क्या क्या हो रहा है, ये मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार्स के बारे में कि कौन सा आपकी प्रॉब्लम है तो किधर लेके जाने पड़े। तो ये रजिस्ट्रार के बारे में मैंने कहा कि ये चीज का पावर है। प्रॉब्लम क्या है, हर चीज में सबको रजिस्ट्रार ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एसेस है, आप उसके कैबिन में जाके बात कर सकते हो और फ्रीली बोल सकते हो। सेकेंडली क्या होता है, एक सिस्टम में लोग गवर्नमेंट ऑफिस में क्या है, एक ही क्लाइंट को एक साथ में लिया जाता है। 5 क्लाइंट को अंदर लेके बात करो ना, क्या प्रॉब्लम है तुमको, ताकि क्या, देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी। सो व्हाट इज बीइंग हैपनिंग दैट वी नो। जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये सब लाइव रिकॉर्डिंग करके और वेबसाइट पे क्यों नहीं डाले जाते हर एक जगह पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी वांट द इंडिविजुअल सोसाइटीज टू मेंटेन देयर वेबसाइट, और वो सब रिकॉर्ड, वो सब डिटेल्स उसमें डालना है। पर तुम जहाँ हियरिंग करते हो वो चीज का वेबसाइट पे तुम खुद की वेबसाइट क्यों अपडेट करके ये सब नहीं डालते हो? उसका फायदा ये होगा कि जो प्रॉब्लम्स है कोई भी आदमी देखना चाहता है तो देख के उसमें वो ऑटोमेटिकली वो कर सकता है। अभी कई बार क्या होता है कि सोसाइटीज को जो है ना, काफी चीज के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और डिसीजंस लेते हैं तो दैट टेक्स प्लेस इन द मैटर बाय पासिंग रेजोल्यूशंस एट द मैनेजिंग कमेटी एंड जनरल बॉडी। जब मैनेजिंग कमेटी और जनरल बॉडी में डिसीजंस लिया जाता है, चाहे वो डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, तो उसको चैलेंज करने की जरूरत गिरती है, और वो चैलेंज सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट पे हो सकता है। वो उसका जो है, if it is related to the business of the society, अगर business of the society नहीं है तो you cannot go to cooperative court. For example, redevelopment is not the business of the society, so you cannot go for redevelopment matters to cooperative society. और उसका रीजन क्या है कि अपने 90 बायलॉज है 1960 के, अगर वो बायलॉज में अपन अमेंड करके वो कर सकते हैं that this is the business of the society including redevelopment of property, उसको ठीक तरह से, then we can get these things instead of going to city civil court and other thing. We can go here in cooperative court. तो आज की डेट में रिडेवलपमेंट में आप उधर नहीं जा सकते। If you challenge a resolution, then you can go to cooperative court. But if you are going for against a redevelopment or something, then you have to go definitely to a civil. आज बर्निंग प्रॉब्लम एक चीज का है, वो होता है ये अपना पार्किंग का। तो पार्किंग की मैटर्स कोऑपरेटिव कोर्ट में जाती है या कंज्यूमर में। बेस्ट थिंग इफ यू हैव लीगल इंजरी पार्किंग के रिलेटेड, एंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज हैव दिस प्रॉब्लम। बिल्डर ने जो पार्किंग दी है उसको दे आर सेफली स्टिल फॉलोइंग। आज पहली बात, कई बिल्डर्स ने हमने देखा है कि उन लोग ने पैसे भी लिए है पार्किंग के। पॉजिंग फॉर अ मोमेंट,
जब आप फ्लैट का पैसा देते हो तो आपने सिर्फ फ्लैट का पैसा नहीं दिया है, आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टेयरकेस का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्डिंग का ओपन स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो, टेरेस का इस्तेमाल कर सकते हो। मॉडल एग्रीमेंट कहता है कि जो समझो आपने 2 करोड़ का फ्लैट लिया है, तो 1,90,00,000 रुपया फ्लैट का दाम है और 10 लाख रुपया दाम है कॉमन एरियाज एंड एमिनिटीज अपार्टमेंट टू द प्रीमाइसेस। इसलिए ओपन स्पेस जो भी है, स्ट्रीट पार्किंग भी है, ये सारे लोग की प्रॉपर्टी है, एक सिर्फ मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं है। और कई बार देखा गया है कि जो लोग ने बिल्डर को पैसे देके जगह ली है, वो उसका खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो सरेआम गलत है। रेरा एस यू नो इज ऑल्सो एट टाइम फेवरिंग बिल्डर्स, और उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पार्किंग। पार्किंग उन लोग ने बिल्डर को बेचने को दिया है, राइट दिया है, बट वो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल। डेफिनेटली इन द डेज टू कम वो भी चैलेंज होगा। रेरा हैज फेवर्ड द बिल्डर एज फार एज पार्किंग इज कंसर्न, बट अपना पंचाली का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, और वो सब जो है ऑफ कोर्स दे आर प्रायर टू the advent of RERA, इसलिए the court could not examine the provisions of RERA, but definitely parking is the burning problem। और पार्किंग जो है वो मेंबर्स की सारी राइट्स है। इट इज मेंट टू बी ओपन टू स्काई, नो डाउट गैरेज कैन बी सोल्ड, उसमें कोई डाउट नहीं कर सकते। और बीएमसी ने देखा कि गैरेज में कमर्शियल एक्टिविटी होती है और उसको पहुंच नहीं सकते, इसलिए अभी उन लोग ने कहा है कि हम गैरेज की परमिशन नहीं देंगे, और किसी को गैरेज बनाना भी है तो आप बेशक बनाइए, हम एफएसआई में गिनती में कर लेंगे, इसलिए उसको वायबल नहीं है। और पार्किंग के प्रॉब्लम में जिस तरह से गवर्नमेंट बीएमसी को, बिल्डर्स लोग को और बीएमसी में सबमिशंस करते हैं और कितना मैनेज करते हैं, उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में स्टैग पार्किंग बॉम्बे में कॉमन है। स्टैग पार्किंग म्हणजे क्या है, मेरी गाड़ी पहले माले पे है, तो वो मेरी गाड़ी निकालने के लिए नीचे की गाड़ी निकालनी पड़ती है, बाद में मेरे को उसको नीचे लाना पड़ता है और मैं गाड़ी को निकाल। अभी इसके प्रॉब्लम्स देखिए, रोज सुबह को मेरे को मेरी गाड़ी तो धोनी पड़ेगी, बिकॉज बॉम्बे इज अ सिटी वेयर देयर इज लॉट ऑफ डस्ट। यूरोपियन कंट्रीज में हफ्ते में एक बार धोवे तो भी चले, क्योंकि दे आर क्लीन। अपने यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए रोज मेरे को स्टैग पार्किंग से गाड़ी नीचे उतारनी है। वो उतारने के लिए एक आदमी चाहिए, वो आदमी भी और मशीनरी है, कई बार उसमें डैमेज भी होते हैं, और डैमेज होते हैं नीचे वाले को भी तकलीफ मिलती है, उसकी गाड़ी में है। आज समझो मेरी गाड़ी पे मेरी गाड़ी फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मेरे को नीचे वाले को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसको तो टाइम रहेगा नहीं, इसलिए वो उसकी चाबी सोसाइटी का एक आदमी वॉचमैन के पास रखेगा। और जैसे कि आप सब जानते हो, गाड़ी में ढेर सारी चीज रहती है, कई बार पैसा रहते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स रहते हैं, कई चीज होती है। आज आगे अपना चार्जर का वायर दिखाएगा इत्यादि, और कोई वो पॉकेट में डाल देगा, तो whom are you going to blame? सेकेंडली दैट स्टैग पार्किंग का जो सिस्टम है, तो दैट सिस्टम ऑल्सो इज एक्सपेंसिव, और वो करने का उसमें भी खर्चा लगता है। तो जस्ट बिल्डर को थोड़ा फेवर करने के लिए म्युनिसिपल ऑफिसर्स हैव कोऑपरेटेड विद द बिल्डर। आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा हाइट बढ़ा दो ना उसको, कमिश्नर के पास से परमिशन लो। व्हाई यू वांट टू कीप द कांसेप्ट ऑफ स्टैग पार्किंग? स्टैग पार्किंग इटसेल्फ इज द बिगेस्ट ब्लंडर, and you are inviting trouble for years, light years together, because रोज मेंबर का और सब मेंबर का झगड़ा नहीं होने वाला है। झगड़ा होने वाला है तो ब्यूरोक्रेट भी खुश हो सकते हैं, और अननेसेसरीली बिल्डिंग का पीस स्पॉइल होता है। उनसे अच्छा क्यों ना पहले से ही पार्किंग उसी तरह से करे। व्हाई यू वांट टू गिव परमिशन फॉर स्टैग पार्किंग? आज जो रोटेशन पार्किंग में जो है कि तुम्हारी गाड़ी एक मशीन के थ्रू अपन ऊपर चढ़ा देगा, कभी 15 नंबर पे जाएगी, कभी 20 नंबर पे जाएगी, तो उसका सिस्टम इंडिया के कल्चर पार्ट ऑफ इट दैट इज नॉट दैट सक्सेसफुल। व्हाई इट इज नॉट सक्सेसफुल? बिकॉज वो हर एक गाड़ी को नीचे धोने के लिए लाना पड़ेगा, और एक गाड़ी को धोने के लिए पूरा वो मशीन का राउंड कराना पड़ेगा, विच इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। बट बिल्डर का उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ करके बेच दिया, मैं निकल गया। बिल्डर इज अ विजिटिंग फैकल्टी इन द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, वो निकल गया, बाद में नेक्स्ट वाले को जो करना है करो। सो इट इज द फॉल्ट ऑफ आवर सिस्टम अकॉर्डिंग टू मी। आवर प्लानर्स आर नॉट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। ये यहाँ तक पार्किंग की जो अपने प्लानिंग की बात की है, तो व्हेन यू आर फ्रेमिंग द रूल्स, आज एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आ रही है, तो गवर्नमेंट को मालूम है 2 साल 3 साल बिल्डिंग को बनने को लगने वाले हैं।
तो वो बिल्डिंग में ऑलरेडी उतना ये आएंगे, व्हीकल्स आएंगे, तो उसके लिए एडिशनल रोड का क्या प्रोविजन है गवर्नमेंट किया है? बिग जीरो. यू आर गोइंग, पेन किलर दे रहे हैं, यू आर नॉट परफॉर्मिंग अ सर्जरी. आज आप मेट्रो रेल कर रहे हैं, मेट्रो रेल का कंसेप्ट इज वेरी गुड, पर आपने ये कभी सोचा है कि मेट्रो रेल ऊपर स्काई के ऊपर है, रोड लेवल से ऊपर है? आज से 25 साल के बाद में, 50 साल के बाद में जब वो पिलर्स बिल्डिंग है तो पूरी लाइन है वो बंद हो जाएगी, चोकअप हो जाएगी. Instead of that, if the proper planning was done, definitely that advantage would have. 25 साल के बाद में ये प्रॉब्लम आएगा तो उसके बारे में इतना एक्सपेंस किया है, and that will be nothing but a white helipad at some point of time. It should have been on the ground level itself. ये just ये कोऑपरेटिव कोर्ट के बारे में मैंने बात की. अभी कंस्ट्रक्शन सिविल कोर्ट में कौन सी मैटर में आप जा सकते हो कि बिल्डर का और मेंबर का एग्रीमेंट में कुछ झगड़ा है. सोसाइटी मेंबर, जो सोसाइटी का मेंबर तो इनकमिंग है, बिल्डर तो है ही नहीं, इसलिए वो टाइप के प्रॉब्लम आपको सिविल कोर्ट में लेना पड़े. कन्वेंस का मैटर है तो वो भी आपको सिविल कोर्ट में लेना पड़े. कन्वेंस का जो मैटर है वो उसके लेना पड़े. आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज है तो वो भी सिविल कोर्ट का है. और जो चीज के सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आती है उसमें आना चाहिए. अभी मान लो मेंबर ने कुछ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है तो आम तौर पे अपन रजिस्ट्रार के पास पहुंच सकते हैं, पर रजिस्ट्रार को क्या मालूम है ये क्या है? ही इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन. दीज थिंग्स हैव टू बी लुक्ड इनटू बाय टेक्निकल पर्सन विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ द बिल्डिंग प्लान. तो वो बिल्डिंग प्लान का जो चीज है वो बीएमसी के थ्रू एसोसिएटेड स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट्स है, सिविल इंजीनियर्स है, तो वो बीएमसी के जो ऑफिसर्स है दे आर गिवन ट्रेनिंग कि आपको ये सब चीज चेक करनी है, वो देखना पड़ता है. बाद में मेरा रेसिडेंशियल है, मैं कॉमर्शियल किया तो वो चीज जाएगी बीएमसी के पास. बाद में पानी समझो बराबर नहीं आ रहा तो उस तरह के प्रॉब्लम जो है बीएमसी के पास जाएंगे. इन शॉर्ट रिलेटेड टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वहां जाएगा. विनोद जी आपसे रिक्वेस्ट है, सवाल काफी सारे हैं, आपसे काफी सारे सवाल हैं लोगों के. तो बेसिकली पुलिस में लिमिटेड चीज के लिए जा सकते हैं, जनरल बॉडी में सब पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, फेडरेशन में भी लिमिटेड चीज के लिए जा सकते हैं. एंड में मैं यही कहूंगा कि स्टे लाइक अ फैमिली, ओवरलुक स्मॉल थिंग्स. जीत में भी अपनी हार है, हार में भी अपनी जीत है. और बाई चांस इफ यू आर एन इंडिविजुअल, don't expect any reliefs worth mentioning from registrar's office because the experience is not good. The best way for an individual to ventilate his grievances as a member is always to knock the doors of consumer court for deficiency of service and unfair trade practice. That is the best thing. And आप इंडिविजुअल हो तो आपको विजन आप ब्रॉड करो, मल्टीपल लेवल्स पे जाओ तो ऑटोमेटिक आपको जो है जस्टिस मिलेगी. मैं सुनील जी का और रमेश जी को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे मंतव्य रखने का मौका दिया. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच विनोद जी. क्यों हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सबके लिए. आपका जो अनुभव है, 40 साल आपने बताया, 83 में आपको सनद मिली थी और अगले साल 23 लगने हैं, तो 40 साल से आप अनवरत काम कर रहे हैं. और वो जो एक अलग अनुभव है, वो बेबाकी, जो बेबाकी से आप बोलते हैं वो अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है. और हम सवाल भी लेंगे, लेकिन आपकी इस बेबाकी पे मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ. आपने जगाया काफी सारे लोगों को, रमेश प्रभु जी, आप सभी लोगों ने. तो वो जो आपकी स्टाइल है वो इन शायरी अंदाज में, उसूलों पे जब आंच आए टकराना जरूरी है. उसूलों पे जब आंच आए टकराना जरूरी है. जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है. जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है. तो आपकी ये जो अंदाज है ये लोगों को बड़ा भाता है. आपने जो पीआरओ का जो अपॉइंट हो और माइक्रोसॉफ्ट के जरिए बहुत अच्छे सुझाव है ये. वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिस्टर आनंद गुप्ता फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट. मिस्टर आनंद गुप्ता. यस. तो आनंद जी चेयरमैन भी है रेरा कमेटी ऑफ बिल्डर एसोसिएशन के. तो आनंद जी. फ्रेंड्स, एवरी गुड थिंग हैज टू कम टू a good end, and hence this program also. First of all, for this program, I would like to thank K. Uday Shankar ji
who has nicely explained to all of us how to make recovery and dues from the defaulting members. Apart from dues, he gave us so many good examples, live examples. Apart from the dues, he also suggested us the action what the society can do for conveyance, for acquisition of anybody's flat, to auction it, to participate in redevelopment. He also explained he also explained that AGM, ultimately general body, is the all supreme. If there are any differences with the managing committee, we can also take up the matter with AGM to get resolved. Sir, thank you very much for nicely explaining all the points which is of a common nature and benefiting to all the citizens of this city. Thank you, sir. Thank you. Similarly, I also would like to thank our stalwart Vinod Sampat ji. We have been hearing him, we have been following him from last so many years. He has very nicely explained that, wrongly or rightly, see, when we hear from such a senior person, he used the word ocean society, and probably he wanted to say society, cooperative department also, there is the ocean of corruption. Wrongly or rightly, it is the people to judge, but then Correct. it is having a lot of meaning, and we have to make sure that how do we resolve it. He also explained that how the transfer fees is being charged by various society and what remedy members can take. He also showed to reduce this corruption, to reduce this dispute redressal system, and to reduce the dispute. He also pleaded for faceless dispute redressal system. As probably, I would like to say that as the RERA is doing every weekly open session, probably a senior person like Vinod Sampat can suggest to cooperative department on this, which can have a faceless dispute redressal system. Friends, over and above, there was a good participation. More than 68 members participated from the different societies. I also would like to thank, and I just would like to say that this was the 53rd lecture from last continuously, which we are happening from each month on first Sunday of every month. And now 54th session is going to be on 4th December, which is going to be on RTI, RTS, Lok Adalat, and social audit. So I will request a large participation for the benefit of, and you please put this message in your respective society for the benefit of all. And the end, I would like to thank our Sunil Sharma ji, who very nicely and very efficiently handled and moderated the whole program and attended the question answer. I really thankful to him, and he has got a very knack to handle this kind of complicated matter very nicely. Thank you. This Thank you. I would like to end my thanks. Thank you, Anand Thank ji. you, everybody. Thank you. थैंक यू वेरी मच. आप सभी का धन्यवाद. मैंने नंबर शेयर किया अपना चैट बॉक्स में. दोस्तों, आनंद जी, ये तो आपने 60 क्या वो यहाँ पे थे, बाकी यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग देख रहे हैं हमें महासेवा न्यूज के चैनल पर. तो उन सभी का शुक्रिया जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कनेक्ट हुए. वहां पे भी काफी सारे सवाल थे, लेकिन आप नंबर्स पर व्हाट्सएप जो नंबर है उदय शंकर जी के, विनोद जी के, उन पे भेज दें. और दोस्तों, आप सभी का, विनोद जी का, उदय शंकर जी का, आनंद जी का, आप सभी का, रोटरी क्लब और महासेवा की पूरी टीम का धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.